हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे ईडीज बुक 3 क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 का आर एथेनेर वाला पार्ट। आर एथेनेर का मतलब होता है टू रिमेंबर। इस चैप्टर में भी हम कुछ चीज़ें याद करेंगे और कुछ चीज़ें समझेंगे। ज़्यादातर समझने वाली चीज़ें हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि जहाँ भी समझने की बात होती है वहाँ मेरा काम शुरू और आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मेरा काम मैं कर देता हूँ और फिर उसको बस आपने रिवाइज करना है और पेपर में उतार के आ जाना है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आज 4 मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं इस वीडियो के। सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट रीसेंट पास्ट के बारे में, और दूसरा हम सीखेंगे कंपैरेटिव के बारे में, तीसरा हम सीखेंगे सुपरलेटिव, और चौथा हम सीखेंगे एडवर्ब्स। ये सब आपने इंग्लिश में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको फ्रेंच में कैसे पढ़ना है वो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको इस वीडियो में। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चारों ही टॉपिक में से क्वेश्चन आने ही वाला है पेपर के अंदर। तो इसे ध्यान से जरूर समझ लेना, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। जो जो मैं अब इसके बाद बोलूँगा ना, उसको यहाँ बिल्कुल कान खोल के, आंखें खोल के और दिमाग भी खोल के उसको अंदर डालना बिल्कुल, ठीक है। इधर से बंद कर लेना ताकि इधर से बाहर ना निकल जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पास्ट रीसेंट। पास्ट रीसेंट का मतलब क्या है? पास्ट रीसेंट का मतलब है रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट क्या होता है? पास्ट तो पास्ट होता है, जो चीज़ हो गई वो होता है पास्ट, जो चीज़ चल रही है वो है प्रेजेंट, जो होने वाला है वो है फ्यूचर। तो रीसेंट पास्ट क्या है? जो चीज़ अभी अभी हो गई। मैंने अभी अभी इस पेन को यहाँ रख दिया। अब इसको मैं कैसे बोलूँगा? अभी अभी रख दिया। इसको हम लिखेंगे कि आई जस्ट केप्ट द पेन हेयर। ठीक है ना, समझ में आई बात? इसे कहते हैं रीसेंट पास्ट। इसे हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, आप टेंसेज में पढ़ोगे तो आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है वहाँ, और यहाँ पर फ्रेंच में बोलते हैं पास्ट रीसेंट, रीसेंट पास्ट। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप सबसे शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको आप लिखोगे अभी मेरे साथ कॉपी के अंदर। फॉर्मूला आपके पास ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना लगाना है ये सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे कि आप ज, ट्यू, इल, एल, नो, वो, इल्स, एल सब लगा के फिर उसके बाद आपने वेनीर को कंजुगेट कर देना है। क्या करना है? वेनीर को कंजुगेट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ज के साथ वीएंस, ट्यू के साथ भी वीएंस, इल के साथ वीएंट, ऐसे नो के साथ वेनॉन्स। तो जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन, जो भी उसकी कॉन्जुगेशन होती है वो आपको पता आनी चाहिए। उसके बाद ये मैंडेटरी है, जैसे ही आपने ज लगाया या ट्यू लगाया या कुछ भी लगाया और आपको क्वेश्चन में है कि पास्ट रीसेंट में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, तो आपने वेनीर वर्ब लगा देना है, मतलब कि वीएंस लगा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर द लगाना है। क्या लगाना है? द लगाना है। यहाँ है हमारा ये वेनीर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, प्लस क्या करोगे? द या फिर डी अपॉस्ट्रॉफी करोगे। द कहाँ पर करोगे? जब वॉवल नहीं होगा, और डी अपॉस्ट्रॉफी आपको पता है जहाँ वॉवल होता है तो डी अपॉस्ट्रॉफी कर देना है। और प्लस आप इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो अगली फॉर्म होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये एक सेंटेंस दे रखा होता, य प्रेंड, य फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दिया होता ना यहाँ पे, अगर ज दिया होता तो फ्रेंड्स दिया होता। अब इसको कह रहे हैं वो कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे रुको अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल नहीं ज़रूरी है। ज फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट रिसेंट में। आपका क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले आपने उठाया ज को उठा के लिख दिया एज इट इज़। फिर उसके बाद क्या करना है? सबसे पहला फॉर्मूला विनीर, वेनीर को कॉन्जुगेट करके उसके साथ लिख दिया वीएंस। फिर उसके बाद क्या करना है? द लगाना है, एज इट इज़ द लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो दिया होगा ना, वर्ब यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है, जैसे यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, लेवर भी दे सकते हैं, स लेवर भी दे सकते हैं, और कोई और भी वर्ब दे सकते हैं, कोई भी वर्ब जो भी वहाँ पे दिया होगा उसको आपने उसकी इन्फिनेटिव फॉर्म, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया है तो इसको प्रेंद्र लिख देना है। ये ओरिजिनल होती है ना, जिसे आप कॉन्जुगेट करते हैं बिना कॉन्जुगेट किया हुआ,
हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। क्या मतलब होता है इसका? इन्फिनेटिव फॉर्म का बिना कॉन्जुगेट किया हुआ, बिना कॉन्जुगेट किया हुआ लिख लो हिंदी में, तभी याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा वरना। ठीक है, फिर उसके बाद द के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म लगा दी। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, पास्ट रिसेंट कंप्लीट। ये फॉर्मूला कंप्लीट तो पास्ट रिसेंट कंप्लीट। एक बार फिर समझ लो, सुन लो। आपके पास क्वेश्चन में दिया गया होगा योर फ्रेंड्स, या फिर कोई भी एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसके अंदर जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको उठा के एज इट इज़ लिख दिया, उसके साथ वेनीर लिया, वेनीर को कंजुगेट करके लिख दिया, उसके बाद द लगा दिया, उसके बाद इस वर्ब को, जो भी क्वेश्चन में दिया गया वर्ब होगा उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में, मतलब बिना कॉन्जुगेट किया हुआ उस फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर प्रॉन्द्र है। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे सिर्फ इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके। अगर ये आपको अभी भी मुश्किल लग रहा है ना, तो आप इसको क्वेश्चंस जब करोगे तब आपको समझ में आएगी कि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको एक बार ऐसा करो, रिवाइंड करो और दोबारा से एक बार सुन लो, घुस जाएगा। फिर अब चलते हैं कंपैरेटिव पे। सेकंड टॉपिक जो हमारा है कंपैरेटिव, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। हालांकि ये सारे इजी टॉपिक्स हैं आज, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा दो तीन तीन बार बोल बोल के समझा रहा हूँ। कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को या ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हालांकि हमारे पास जो सिलेबस में है वो दो ही चीज़ों को हमने कंपेयर करना है, या दो इंसानों को कंपेयर करना है, दो बच्चों को कंपेयर करना है। जब भी हमारे पास कंपेयर करने की बात आती है, कंपेयर करना क्या होता है? मैं लविश से या मार्क से या पॉल से या किसी से लंबा हूं, ये हो गया कंपेयर करना। आप अपने दोस्त से इंटेलिजेंट हैं, आप अपने दोस्त से लंबे हैं, आप अपने दोस्त से छोटे हैं, आप अपने दोस्त से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, आपको फ्रेंच अपने दोस्त से ज़्यादा आती है, या आपको अपने दोस्त से फ्रेंच कम आती है। कम भी हो सकता है, आपका दोस्त आपसे छोटा है, ये भी कंपैरिजन है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और एज मैनी भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आप और आपका दोस्त दोनों बराबर हो, दोनों को एक ही जैसी फ्रेंच आती है, जितनी तेरे को आती है उतनी उसको आती है, तो ये भी कंपैरिजन है। ये तीन चीज़ें जो है ना, ये कंपैरेटिव में आती है, और इन्हीं तीन चीज़ों को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं? लेस देन, मोर देन और एज मैनी एज को, वो हम सीखने वाले हैं। अब ये देखो जरा, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के बेस पे समझा दूंगा आपको मैं बिल्कुल मज़े से। मान लो आपको बोलना है कि पॉल जो है वो मार्क से छोटा है, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पॉल इज शॉर्टर देन मार्क। यहाँ पर आपको क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं? देन, कि देन लगाना पड़ेगा, और शॉर्ट की जगह शॉर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसको आप फ्रेंच में कैसे लिखोगे? ये आ गया पॉल, पॉल एज इट इज आ गया, इज एज इट इज आ गया। लेस देन को क्या बोल देंगे? लेस आ गया मुआ, ये हमारा कीवर्ड हो गया लेस। ग्रॉ, लेस बिग, उसमें इतना ना मतलब शॉर्टर का कोई वर्ड नहीं रखा फ्रेंच वालों ने, उन्होंने कह दिया मतलब छोटा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे बोल देते हैं कि वो उससे छोटा की जगह पे थोड़ा बड़ा। तो फिर उसके बाद लेस, शॉर्ट, देन को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? मुझे पता है आपको समझ में अभी नहीं आया, एक बार दोबारा सुनो फिर आएगा। पॉल इज लेस ग्रॉ देन मार्क। ये फ्रेंच है ना, थोड़ी अजीब है। यहाँ पर इसका मतलब पूरा क्या मतलब है? शॉर्टर देन, ये शॉर्टर है। मुआ ग्रॉ का मतलब है शॉर्टर देन। करना क्या है आपने? सिंपली क्या करना है? पॉल जो दिया होगा बंदा, ए इज, मुआ और क्यों लगाना है बस आपने, सिंपल सी बात है, मुआ और क्यों लगाना है। एडजेक्टिव के पहले मुआ लगा दोगे और एडजेक्टिव के बाद क्यों लगा दोगे, तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसके लिए? लेस देन के लिए। ऐसे ही अगर इसको मान लो हमने ये करना है कि मेरे पास ज़्यादा कॉपियाँ हैं, तुम्हारे पास कम कॉपियाँ हैं, पॉल के पास मार्क से ज़्यादा कॉपियाँ हैं,
तो या किताबें हैं, तो क्या लिखोगे, पॉल हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ कॉपीज दैन मार्क। तो जब आप कॉपीज़ की बात करोगे ना, जब भी किसी उसकी बात करोगे, नाउन की बात करोगे, तो नाउन के साथ हमेशा क्या लगाना है, द लगाना है। ये आपका कीवर्ड हो गया एक और। तो इसमें से क्या कीवर्ड निकल के आए यहाँ पे, मुआ और क्यू और द। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स निकल के आ गए, मुआ, क्यू और द। मुआ लगाना है एडजेक्टिव के पहले और क्यू लगाना है एडजेक्टिव के बाद। और अगर आपके पास कोई नाउन दिया गया है, जैसे यहाँ पे फ्यूल नाउन है, नाउन, तो इससे नाउन से पहले आपने द लगा देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। नाउन से पहले मुआ, द, और उसके बाद क्यू आ जाएगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो सोचो लेस देन भी आ गया, मोर देन भी आ गया, एज मेनी एज भी आ गया। जहाँ पे मुआ लगाया था वहाँ पे क्या लगा दोगे, प्लू लगा दोगे। प्लू लगा दिया तो क्या बन गया, मोर देन बन गया। ऐसी प्लू द लगा दोगे किसी नाउन की फॉर्म में तो वो मोर देन बन गया कि मेरे पास ज़्यादा कॉपियाँ हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, एज मैनी एज। एज मैनी एज के अंदर हमारा कीवर्ड क्या हो जाता है, ऑसी। एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ पर बेल लिख दिया मैंने, मार्क, हाँ ठीक है, एमिली की बात हो रही है ना। एमिली इज एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ पर कोई लड़की होती तो ज़्यादा सही रहता, मार्क तो वो हो गया ना, तो लड़के का लड़की से कर दिया मैंने, अब यहाँ पर मार्सी कर दो चलो। तो एमिली इज एज ब्यूटीफुल एज मार्सी, हम दो लड़कियों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये और ये दोनों एक सी ब्यूटीफुल हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर। तो एज ब्यूटीफुल एज को क्या बोलेंगे, ऑसी, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर क्यू। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑसी प्लस एडजेक्टिव प्लस क्यू, ऑसी प्लस एडजेक्टिव प्लस क्यू। याद करो, ऑसी प्लस एडजेक्टिव प्लस क्यू। यहाँ पे क्या था, मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस क्यू। यहाँ पे क्या था, प्लू प्लस एडजेक्टिव प्लस क्यू। जैसे कि यहाँ पे था मुआ द नाउन, जैसे ही आ जाएगा ऑटेंट द प्लस नाउन, ऑटेंट द प्लस नाउन, ऑटेंट द प्लस नाउन, ऑसी द, ऑटेंट द, ऑसी द, ऑटेंट द। ऑसी के साथ द नहीं आएगा, ऑटेंट के साथ द आएगा। ये होगी हमारी दो चीज़ें, कंपैरेटिव और पास रिसेंट। फिर उसके बाद सुपरलेटिव, सबसे आसान। सुपरलेटिव क्या है, सुपरलेटिव के अंदर क्या हम बोलते हैं कि सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा, एक ही चीज़ हो सकती है, मतलब सब में से कोई एक ही है। जैसे आप कहो कि पूरी क्लास में सबसे अच्छी फ्रेंच आपको आती है, पूरी क्लास में सबसे अच्छी फ्रेंच आपको आती है क्योंकि आप फ्रांसेस अवेक हार्दिक पे पढ़ते हो या किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको पूरी क्लास में से सबसे अच्छी फ्रेंच आती है। तो ये एक ही बच्चे को होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मोस्ट टॉल या टॉलेस्ट बोलते हैं ना, तो इसमें बोलेंगे मोस्ट टॉल। तो मोस्ट टॉल के लिए यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट टॉल नहीं, मोस्ट शॉर्ट आएगा, शॉर्टेस्ट जो सबसे पहले है। अगर आपको लेस में देना है कि सबसे घटिया, सबसे नीचे, तो वो क्या आएगा, ल मुआ, द लेस, द लीस्ट, ठीक है ना, द लीस्ट ग्रैंड। अगर इसको उल्टा करना है कि मतलब प्लू लगाना है सबसे ज़्यादा, एक तो हो गया सबसे नीचे, वो हो गया द लीस्ट, उसको कहेंगे ल मुआ। अगर सबसे ऊपर तो ल प्लू। और अगर मान लो नाउन के साथ लगाना है, ये तो एडजेक्टिव के साथ की बात हो गई, अगर नाउन के साथ लगाना है तो वही क्या हो जाएगा, ल मुआ आ जाएगा, प्लू आ जाएगा, या फिर प्लू आ जाएगा, ल प्लू, और साथ में क्या लग जाएगा, द कीवर्ड लग जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं है। दोबारा रिवाइज कर लो, मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस क्यू, मुआ द प्लस नाउन प्लस क्यू, ऑसी प्लस एडजेक्टिव प्लस क्यू, ऑथेंट प्लस द प्लस नाउन प्लस क्यू। यहाँ पर द की जगह क्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये आएगा क्यू। ऐसे ही प्लू एडजेक्टिव क्यू, प्लू द नाउन क्यू। सुपरलेटिव में ल मुआ प्लस एडजेक्टिव, ल प्लू प्लस एडजेक्टिव, ल मुआ या फिर ल प्लू प्लस द प्लस नाउन। इन ज़्यादातर ये क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, वो आपको याद करनी है, वो पेज नंबर 77 और 78 पर दी गई हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश में भी आपने रट्टे मारे थे बैठ के, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे करके, और स्मॉल वाले भी हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट,
ये सारे जो रट्टे हैं ना वो मारने पड़ेंगे यहाँ पे भी, बोकू प्लस लपलू, ये सारे आपको रट्टे मार के रखने पड़ेंगे और एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी इंग्लिश फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में क्या है, एडवर्ब्स के अंदर आपके पास 4 चीज़ें हैं। जब भी आपको किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना होगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जब भी किसी इंसान की क्वालिटी बताई जाती है जैसे कि इंटेलिजेंट, और जब आपको एडवर्ब में उसको कन्वर्ट करना होता है इंटेलिजेंटली। अब याद आ गया, अरे हाँ ये तो इंग्लिश में भी किया था, ऐसे करके यादों में गए, इंग्लिश की यादों में। तो इंटेलिजेंटली, और क्या होता है स्विफ्टली, फास्टली, ये जो ली वाले होते हैं ना वैसे ही इसमें करना है। और उसमें क्या होता था, एक्सेप्शंस होती थी, इसमें भी क्या है एक्सेप्शंस है। अगर तो सिंपल है, अगर तो मान लो किसी भी उससे एंड हो रहा है, सिंपल सा मतलब लगा लो, कोई भी वो आ रहा है, कोई भी एडजेक्टिव है मान लो, तो उसको फेमिनिन में कन्वर्ट करोगे। फेमिनिन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आखिरी में ई लगा देते हैं। कोई भी मान लो लेंट लिखा है LEN, उसके बाद क्या लगा दोगे, ई लगा दोगे, प्लस क्या करोगे मेंट, लेंटेमेंट, ली लगाते हो ना LY, उसकी जगह यहाँ पे क्या है MENT है। अब मान लो यहाँ पे वोवल आ गया, मान लो ये पहले से लिखा हुआ है लेंटी, पहले से ये ई लगा हुआ है, तो इसमें ये नहीं है कि भाई इसको भी ई बना दो, इसको भी ई लगाओगे ना, इसमें क्या करोगे सिर्फ MENT लगा दोगे, लेंटीमेंट। अब मान लो ये ANT से एंड हो रहा है, ANT से, तो क्या करोगे, मान लो ANT से एंड हो रहा है, जैसे कि एलिगेंट, यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, एलिगेंट, ANT आ गया, ANT को हटा के क्या लिख दोगे, एलिगेमेंट, AMMENT। अब मान लो यहाँ पे ENT आ गया, अभी ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है एलिगेंट के, ANT ही होता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के बेस पे समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल है। अलग अलग एग्जाम्पल लूँगा ना अलग अलग सबके, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो एक ही एग्जाम्पल के बेस पे समझा देता हूँ। ANT आ गया तो क्या करना है, AMMENT कर देना है, और अगर ENT आ गया तो क्या कर देना है, EMMENT। मुझे नहीं लगता कि भाई अब समझ में नहीं आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक आखिरी चीज़ हमारे पास बच जाती है कि भाई एडवर्ब को जब आप यूज़ कर रहे हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो आप उसको कहाँ पे यूज़ करोगे, ये मैं आपको यहाँ पे ऊपर समझा देता हूँ। एडवर्ब की प्लेस कहाँ होती है, एडजेक्टिव के बाद होती है। यहाँ पर आपके पेज नंबर अगर आप देखना चाहो तो 80 पे दिया हुआ है, एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स, सॉरी वर्ब्स के बाद होती है, गलत लिख दिया मैंने एडजेक्टिव में, इसलिए थोड़ा सा हो गया था। एडवर्ब्स हमेशा कहाँ आते हैं, वर्ब्स के बाद आते हैं। एडवर्ब्स वर्ब्स के बाद आते हैं। और क्या होता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो एडवर्ब किसके बाद आते हैं, पा के बाद आते हैं। मान लो कोई यहाँ पर अगर न लगा होता न पा, न, और यहाँ लगा होता पा, तो एडवर्ब कहाँ आएगा, पा के बाद आएगा। अगर कोई सिंपल सेंटेंस होगा पॉजिटिव तो फ्रेंड्स के बाद आएगा। अगर कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो कहाँ पे आएगा, फ्रेंड्स के बाद आ जाएगा, ठीक है ना, वर्ब के बाद आ जाएगा एडवर्ब। नेगेटिव में पा के बाद आ जाएगा। अगर यही इंटेरोगेटिव हो जाता है, इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, यहाँ पर इंटेरोगेटिव है नहीं है, इंटेरोगेटिव में भी सेम रहेगा वैसे, फ्रेंड्स के बाद ही आ जाएगा, ठीक है ना।
इंटेरोगेटिव में वैसे एडवर्ब पूछेंगे नहीं वो। एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। मान लो अगर वेरी लिखना है, अगर एक और एडवर्ब मतलब कि ही इज वेरी हैंडसम, तो ये एक एडवर्ब अपने आप में, हैंडसम एक एडवर्ब है और वेरी उस एडवर्ब का भी एक एडवर्ब है, हैंडसम का भी एक एडवर्ब है, ठीक है ना। तो या फिर ये सॉरी इसको थोड़ा और ज्यादा रिफाइन कर लेते हैं, ही वर्क्स वेरी स्विफ्टली। ही वर्क्स वेरी स्विफ्टली, इसमें क्या है, स्विफ्टली भी अपने आप में एक एडवर्ब है और वेरी भी उसका एक एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब के पहले लग जाता है वेरी। ऐसे अगर यहाँ पे हैंडसम होता, ही इज वेरी हैंडसम, तो एडजेक्टिव के पहले लग जाता है, एडजेक्टिव के पहले लगेगा और वर्ब के बाद लगेगा और एडवर्ब के पहले लगेगा। समझ गए? इसकी जगह जो है प्लेस जो है, यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका भी बना देते हैं हम, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख लो इसका भी। वर्ब के बाद और एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले। चलो इससे ज़्यादा मैं अब तक नहीं करूँगा इस वीडियो के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं 80%। 20% जो नहीं समझ में आई है, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे पता है दोबारा देखना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं आ पाएगा। जो 20% रह गया है ना, उसके लिए इस वीडियो को एक बार शॉर्ट शूट दोबारा देख दो और ठोक दो शेयर सबके साथ, ताकि सबका भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ।